अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये आज का जो लेक्चर है वो A2 फिजिक्स कैपेसिटर का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में मैंने बताया था आपको, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि कैपेसिटर को जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उसको हम चार्ज करते हैं तो कैसे चार्ज होगा, किस प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा। और हमने ये साबित किया था कि दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन साइन होता है। सो टोटल चार्ज कैपेसिटर पे जो है वो जीरो होता है दोनों प्लेट्स पे। फिर हमने देखा था कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है तो चार्ज और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है प्लेट्स के बीच में। सो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशनशिप है ये मैंने आपको बताया था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहाँ पे C जो है वो कांस्टेंट है जिसको हम कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। कैपेसिटेंस को डिफाइन कर लिया था कि कैपेसिटेंस जो है रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन वन प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। और उसके बाद कैपेसिटेंस की यूनिट की हमने बात की थी। फिर हमने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात की थी कि अगर आपने एक कैपेसिटर को पावर सप्लाई के साथ लगा दिया तो वो चार्ज हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने स्विच को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके पॉइंट बी पे लगाया तो वो डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्जिंग के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी होता है वो मैंने आपको इस ग्राफ से दिखाया था। एक्सपोनेंशियल डिके होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का जो इक्वेशन होती है V इज V नॉट e पावर माइनस t ओवर आर सी। आर एंड सी, आर इज द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर और C जो है इसकी कैपेसिटेंस है। ये एक्सपोनेंशियल डिके कर्व को फॉलो करता है। और सिमिलरली करंट की वैल्यू कैसे वेरी हो रही थी ये भी मैंने आपको बताया था। I इज I नॉट e माइनस टी ओवर आर सी। और चार्ज भी डिस्चार्जिंग के दौरान जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, Q इज Q नॉट e पावर माइनस टी ओवर आर सी। इससे अगले लेक्चर में हमने ये एक एग्जाम्पल की थी। और अगले लेक्चर में फिर मैंने बात की थी कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज में जब आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो हर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। और फार्मूला हमारे पास ये आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1, 1/C2, 1/C3। फिर हमने पैरेलल में बात की थी कि जब कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सारे के क्रॉस सेम होता है, लेकिन चार्ज जो है यहाँ पे आके हाँ हर एक के क्रॉस जो चार्ज है वो डिफरेंट होता है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो आंसर आता है वो सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस होता है। फिर हमने एक ये एग्जांपल की थी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर पे एनर्जी कैसे स्टोर होती है उसकी हम बात करेंगे। अच्छा जी, सो इसके लिए लेट्स से आपके पास ये कैपेसिटर है और आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया। अब आपको पता है कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं दोनों, और इसको चार्ज करने के लिए आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। अब क्या होगा, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस वायर में से ये बैटरी पुश करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेट से आ गया, ठीक है। अब क्या है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने के लिए बैटरी को ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिपेल कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर लाने के लिए आपको फोर्स चाहिए होगी और वो बैटरी जो है वो फोर्स प्रोवाइड करती है। सो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह। सो बैटरी जो है इस प्लेट को चार्ज करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लाने के लिए बैटरी वर्क डन करेगी, ठीक है।
अब क्या होगा, जैसे ये प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो उसके बाद इस प्लेट के साथ क्या होगा भी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंडक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब देखें इस इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है। तो इसलिए बैटरी को इस इलेक्ट्रॉन को इधर लाने के लिए बैटरी को फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस तरफ। सो नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन को लेके जाने के लिए भी बैटरी को फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए भी बैटरी को फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और पॉजिटिव प्लेट से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ लेके जाने के लिए भी बैटरी को फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसलिए ये आपने देख लिया, यहाँ पे ये कंक्लूड हो गया कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक तो बैटरी की जरूरत है। ठीक है, और बैटरी जो है वो वर्क डन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव प्लेट्स तक लाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव प्लेट से इस तरफ लाने के लिए बैटरी को वर्क डन करना पड़ रहा है। सो ये बात समझ लीजिए कि बैटरी क्या करती है, बैटरी डज वर्क। सो वर्क इज डन बाय बैटरी, अदरवाइज कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकता। अब पहले चार्ज को लाने के लिए बैटरी को काम कोई नहीं करना पड़ रहा पहले इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए, क्योंकि शुरू में ये प्लेट न्यूट्रल होती है तो उस पर कोई पुशिंग फोर्स नहीं होती। तो जैसे अगले इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए यहाँ पे जो है मोर वर्क करना पड़ रहा है। अच्छा, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेके आ रही है, इस प्लेट को चार्ज कर रही है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब आप कर देते हो, उनको दूर ले जाते हो, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी इन चार्जेस की इंक्रीज होती है। ठीक है, सो अब हमने देखना है कि इस प्लेट पे अगर चार्ज लेट से -Q है, इस प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव Q है, तो आपको ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस पोटेंशियल डिफरेंस का इस चार्ज Q के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इस चार्ज Q का इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो रिलेशनशिप था वो हमने पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या हमने फिर एंड पे ये बात कर ली थी कि V इज इक्वल टू हमने पढ़ा था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू CV, ये हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। अच्छा, अब अगर इसका रिलेशनशिप भी हमने देखा था कि जी V वर्सेस Q का अगर आप ग्राफ बनाएं, तो यहां से ये आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, Q वर्सेस V, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। ठीक है, व्हाट इज अवर गोल, हम करना है क्या चाह रहे हैं, हम वो वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अगर इस प्लेट पे फाइनल चार्ज Q आ गया है और पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट्स के अक्रॉस जो बना है वो V है, तो कितना वर्क बैटरी ने किया है, या इन अदर वर्ड्स कैपेसिटर के पास जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो जो वर्क डन होता है वो VQ या QV के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज Q को आप पोटेंशियल डिफरेंस V तक लेके आते हैं, मतलब ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो Q है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस V है,
और चार्ज क्यू को आप यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आते हैं, तो जो वर्क डन आप कर रहे हो ये कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो वर्क डन जो होगा वो वी क्यू के बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या मसला है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और आहिस्ता आहिस्ता वी इंक्रीज हो रहा है, और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ये वी के बराबर है, और फाइनली जो चार्ज, जब ये फुली चार्ज हो गया तो उस पर चार्ज क्यू है। ठीक है। तो इस सूरत में आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, और साथ में पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, और चार्ज भी चेंज हो रहा है। इस सूरत में वर्क डन निकालना किसके बराबर होगा? अगर आप इसका एरिया देखें तो एरिया की यूनिट क्या बनती है? एरिया होगा एरिया ऑफ दिस ग्राफ 1/2, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, बेस इनटू हाइट, सो बेस पे वी, हाइट पे क्यू बनता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये वी, क्यू वी। तो एरिया की अगर आप यूनिट देखें तो वो क्यू वी बनती है, जो एनर्जी की यूनिट है। ठीक है। तो इस सूरत में जो हम वर्क डन निकालेंगे या एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर निकालेंगे, वो होगा एनर्जी स्टोर्ड या वर्क डन, वो होगा 1/2 क्यू वी। ये तब लगता है जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट हो और चार्ज भी कांस्टेंट हो। तो अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है और चार्ज भी आपका चेंज हो रहा है, तो उस सूरत में एरिया अंडर दिस ग्राफ जो है वो वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड के बराबर होगा। सो बैटरी ने कितना काम किया उस कैपेसिटर के ऊपर, वो चार्जेस को मूव करने के लिए, वो हाफ क्यू वी के बराबर है। अब सवाल ये होता है कि ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुई है। बेसिकली जब आप दो चार्जेस, एक पॉजिटिव है और साथ में दूसरा नेगेटिव है, इनको जब आप दूर लेके जाते हो एक दूसरे से, तो आप क्या कर रहे हो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है। और आपको यहाँ से इसको लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ से जब इसको रिमूव कर देंगे तो ये खुद बहुत नीचे आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड हुई है? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। जब एक चार्ज कैपेसिटर को किसी बैटरी के किसी बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा? मसलन ये कैपेसिटर चार्ज था और इसकी ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई थी, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी। तो अब क्या होगा जब आप इस कैपेसिटर को एक, फॉर एग्जांपल, रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं? ये हमने पिछले उसमें बात की थी। तो अब ये जो एनर्जी इसने स्टोर की है, वो एनर्जी की बदौलत, एनर्जी की वजह से अब वो एनर्जी कन्वर्ट होगी वापस। जैसे रेजिस्टर है तो हीट में कन्वर्ट होगी, यहाँ पे लाइट बल्ब है तो वो लाइट में कन्वर्ट होगी। तो अब जो है वो, अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे इस प्लेट पे, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से इधर मूव करेंगे और इसको आके न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। तो वो जो एनर्जी आपने कैपेसिटर में स्टोर की है, उसको आप अदर फॉर्म्स में, मतलब उसको बाद में यूज कर सकते हैं। अब दूसरी, इसी फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है। इस इक्वेशन में अगर मैं प्लग इन कर लूँ Q इज इक्वल टू सी वी, तो आपके पास जो एनर्जी बनती है, एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों 1/2, Q की जगह सी वी डाल दें, सी वी और साथ में वी, तो ये 1/2 सी वी स्क्वायर। ये एनर्जी, एनर्जी के लिए मैं यहाँ पे यू का सिंबल यूज कर देता हूँ। तो अब दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का मेरे पास बना हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा जी। अब एक चीज का ख्याल रखना है कि इसमें सी को फेरेड में होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में होना चाहिए। तो फिर आपके पास जो एनर्जी का यूनिट बनेगा वो जूल बनेगा। ठीक है। अगर आप कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में यूज कर रहे हैं और
पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, तो फिर ये एनर्जी का यूनिट जो बनेगा वो माइक्रो जूल बनेगा। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा, इसी फार्मूले में आपको पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी में, इसी फार्मूले में इस इक्वेशन 1 में V की जगह आपको पता है Q इज इक्वल टू सी वी, तो मैं अगर V को यहाँ से सब्जेक्ट बनाऊं तो V मेरे पास बनेगा Q बाई सी, और मैं बच्चों इस V को उठा के यहाँ पे प्लग इन कर रहा हूँ। ठीक है, इस V की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डालूंगा तो मेरे पास एनर्जी का एक नया फार्मूला आ जाएगा, एनर्जी 1/2 Q और V की जगह Q बाई सी। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनेगा 1/2 Q स्क्वायर बाय सी। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट शक्लें बनी फार्मूलाज की। जो पोटेंशियल एनर्जी है, कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर की है, उसके ये 3 डिफरेंट फार्मूला बने, हाफ QE, और फिर इसी की जगह Q की जगह CV डालेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, V की जगह Q बाई C डालेंगे तो फिर आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। और ये अब आपको सारे फार्मूला समझ आ गए। अब देखें, अगर इस तरह का भी एक सवाल आता है पेपर में कि एक कैपेसिटर था, वो डिस्चार्ज हो रहा था वक्त के साथ साथ, और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटर के साथ ऐसे डिक्रीज जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में आपको कराया है, पिछले लेक्चर में। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस तरह चेंज हो रहा है डिस्चार्जिंग में। तो वो कहता है जी अच्छा, आपको 2 टाइम्स दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक टाइम है T1 और ये दूसरा टाइम है T2। तो कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी लूज की है फ्रॉम T1 टू T2? T1 पे देखें, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, T1 पे लेट्स सपोज पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, और T2 पे जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस था V2। तो क्या करना है, लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम T1 टू T2, कैपेसिटर की वैल्यू आपको पता है। अच्छा जी, अब एनर्जी का कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है T1 पे और T2 पे, तो आप एनर्जी का फार्मूला ये लगाएंगे, और आपको साथ में कैपेसिटेंस पता है। तो अब देखिए, आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, ये जो है, ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर, और आप देखिए कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी इस T1 पे कितनी थी, T1 पे एनर्जी थी 1/2 सी वी वन स्क्वायर, माइनस T2 पे जो एनर्जी थी 1/2 सी वी टू स्क्वायर। हम ये इसको आराम से लिख सकते हैं 1/2 सी वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। तो बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं कि इसको V1 माइनस V2 ले लेते हैं और उसका जो है वो स्क्वायर कर देते हैं, हालांकि नहीं, पहले आपने स्क्वायर करना है और फिर डिफरेंस लेना है, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। 1/2 सी डेल्टा वी स्क्वायर के बराबर नहीं है, पहले आपने स्क्वायर लेना और फिर आपने उसका ये काम करना। तो दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम T1 टू T2। तो इस लेक्चर में हमने ये बात की कि जी कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर करता है, वो उसको स्टोर करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, बैटरी कैसे इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे लेके जाती है मेटल प्लेट्स तक, और कैसे बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है। तो जब उनको, जैसे अब उस कैपेसिटर को उठा के किसी दूसरे सर्किट में लगाएंगे, तो ये जो इसने इसकी प्लेट्स के क्रॉस दोनों के ऊपर जो चार्ज आया हुआ है, वो एनर्जी जो स्टोर हुई है, इसने स्टोर की हुई है, वो आप इसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर के अक्रॉस Q और V की वेरिएशन कैसी है, सही है।
तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।